सत्र का विषय है बाजार का तंत्र एवं संरचना, जीन बोद्रिया की विचारधारा। सर जी विषय का प्रवर्तन करें। नमस्कार मित्रों, व्याख्यान की इस तीसरी कड़ी में आप सबका स्वागत है। सुबह के सत्र में हम लोगों ने विलगाव और ताकत के सृजन पर बात की और इस बात को समझने की कोशिश की कि किस तरह प्रबोधन से दो तरह की प्रवृत्तियों की बात की गई। एक तरफ प्रबोधन के रास्ते ये समझने की कोशिश की गई कि क्या प्रबोधन मनुष्य को स्वतंत्रता या स्वायत्तता या समानता और न्याय की तरफ ले जाएगा, और दूसरी धारा के जो चिंतक थे वो इस बात पर बल दे रहे थे कि प्रबोधन दरअसल ताकत की सूक्ष्म तकनीक की खोज है। यानी जो समाज पर जो ताकत को अप्लाई करना है उसकी एक सूक्ष्म तकनीक, एक ऐसी तकनीक जो आपके भीतर से काम करने लगे। मसलन आप शिक्षा व्यवस्था के रास्ते, कोर्ट के रास्ते, संसद के रास्ते, ये तमाम संस्थाएं, फूको ने चिकित्सा शास्त्र पर बहुत सारी किताबें लिखी और ये बताने की कोशिश की कि 19वीं सदी का जो चिकित्सा शास्त्र है वो किस तरह मनुष्य को नए रूपों में घेरता है। और फर्ज कीजिए कि जैसे हम हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें तो हेल्थ इंश्योरेंस हमें कई बार लगता है कि ये हमारे लिए एक नए तरह की सुविधा है या एक नई तरह की आसानी है, पर दरअसल ये हमें स्वास्थ्य के एक ऐसे चक्र में फंसाता है जिसके बारे में हम बाहरी तौर पर नहीं सोच सकते। और धीरे धीरे एक ऐसा चिकित्सा विज्ञान है जो हमारे भीतर बीमार होने का बोझ विकसित करता जाता है और यहाँ से बीमारियों के रास्ते एक नया आधिपत्य शुरू होता है। जैसे आप देखेंगे कि ब्यूटी पार्लर्स जो है ये मनुष्य के शरीर या स्त्री के शरीर पर आधिपत्य का एक नया तरीका था, जहाँ स्त्री के शरीर को परिमार्जित किया गया या एक तरह से उसे शेप करने की कोशिश की गई और धीरे धीरे एक स्त्री के दिमाग में एक पुरुष के द्वारा नियंत्रित और निर्मित संसार की छवि। अंततः ये सवाल उठता है कि स्त्रियों को जो का जो निर्माण है या जो एक प्रसाधन की जो प्रक्रिया है उसमें जो एक स्त्री निर्मित होती है उसमें जो उसके जो मानक हैं, जैसे मान लीजिए कि होठों का आकार ऐसा होना चाहिए, बाकी शरीर के अंगों को ऐसे ऐसे होना चाहिए, इसका निर्धारण कौन करता है। जैसे मुझे याद है कि कुछ वर्ष पहले एक सिने तारिका के बारे में कहा गया जीरो शेप। तो ये जो जीरो शेप की बात है या इस तरह के जितने मानक है, इसका रचयिता कौन है, कौन इसे निर्धारित करता है, कहाँ से ये हमारी चेतना में प्रवेश करते हैं और हम महसूस करते हैं कि हमें ऐसा होना चाहिए। और यहाँ से एक दूसरी चीज कि जो लोग ऐसा नहीं कर पाते उनके भीतर लगातार एक तरह का क्षरण शुरू होता है और उन्हें लगता है कि वो समाज में सही मनुष्य के रूप में अपने आप को स्वीकार्य नहीं बना सकते। तो यह जो, और धीरे धीरे उन्हें लगता है कि उन्हें भी इसी प्रक्रिया में आ जाना है, यानी पूरे समाज को एक खास काट में एक खास तरह के रूप और रंग में ढालने की कोशिश है। और इसी तरह आप देखिए कि जो ब्यूटी क्रीम्स से लेके तमाम तरह के जितने तरह के टैटूज बनाने से लेके तमाम बहुत सारे सुंदरता के सर्जरीज होते हैं, तो ये सारी चीजें जो है हम सब जानते हैं कि जो एक बहुत बड़ा नृत्यकार, तमाम नृत्यकार जो रहे हैं उन्होंने लगातार अपने शरीर के साथ, जो खिलाड़ी हैं वो लगातार अपने शरीर के साथ एक खास तरह का जोखिम उठाते हैं। तो धीरे धीरे मनुष्य के शरीर को उसके नियंत्रण से बाहर, यानी यह जो मेरा शरीर है यह मेरे नियंत्रण में नहीं है, यह समाज के कुछ अदृश्य लोगों, अदृश्य ताकतों, अदृश्य ज्ञान राशियों के नियंत्रण में है और वहीं से उसके बारे में सारी चीजें निर्धारित और नियंत्रित की जाती है। तो एक तो यह धारणा, दूसरी तरफ इसी में एक और चीज, ये सब विलगाव के नए रूप हैं।
इसी में अगर एक चीज और जोड़े वो है सीसीटीवी कैमरा। सवाल यह है कि सीसीटीवी कैमरा अंततः करता क्या है। आप देखते हैं कि दुनिया के तमाम ऑफिसेस में, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में, दुकानों में सीसीटीवी कैमरा रखा हुआ है, लगाया जाता है। सवाल यह उठता है कि क्या सचमुच सीसीटीवी कैमरे के पीछे जो स्क्रीन है, उस स्क्रीन को कोई आदमी देख रहा है। दरअसल ये एक तरह का ताला है जो हर जैसे ही हम किसी ताले को देखते हैं, हम सब के मन में जो सवाल सबसे पहले आता है वो है चोरी का। हर ताला इस बात को कहीं ना कहीं हमारी स्मृति में यह बात डालता है कि चोरी होनी चाहिए या चोरी होगी। उसी तरह जब कोई सीसीटीवी कैमरा हम देखते हैं तो हमें यह बात हमारे जहन में बैठ आरोपित होने लगती है कि हम पर कोई नजर रख रहा है, हम पर कोई निगरानी की जा रही है। एक समय फ्रांस में पैनोप्टिकन की अवधारणा का जिक्र फूको ने किया है, और वो एक इस तरह का जेल होता था जहाँ पे तमाम कैदी अपने अपने बैरकों में होते थे, और जेलर का जो कमरा होता था वो कुछ इस तरह की बनावट, इस तरह का आर्किटेक्ट होता था कि जेलर हर कैदी के बैरक को देख सकता है, लेकिन हर कैदी जेलर को नहीं देख सकता। यानी ये एक पुराने तरह का सीसीटीवी कैमरा था। जैसे सीसीटीवी कैमरा के पीछे से कोई एक आदमी हर किसी को देख सकता है, लेकिन इस पार खड़ा व्यक्ति नहीं देख सकता कि उसे देखा जा रहा है कि नहीं देखा जा रहा है। और धीरे धीरे वह यह महसूस करने लगता है कि उसकी हर गतिविधि पर निगाह रखी जा रही है। यानी वह जिस समय, मान लीजिए कि कोई आदमी क्लासरूम में पढ़ा रहा है, और पढ़ाते हुए अगर उसे पता चले कि हर वक्त उस पर निगाह रखा जा रहा है, तो उसकी चेतना में एक तरह का विभाजन आ जाएगा, और दरअसल यह कैमरा उसके बाहर नहीं, उसके मस्तिष्क में प्रवेश कर जाएगा, और उस कैमरे की निगाह के पीछे वो व्यक्ति स्वयं खड़ा हो जाएगा और वह अपने पर ही निगरानी रखने लगेगा। तो यह जो स्वयं की निगरानी का जो मामला है, यह चेतना में एक बिलगाव पैदा करता है। तो ये नए तरह के बिलगाव के नए रूप थे जो तकनीक के रास्ते विकसित हो रहे थे। और यहाँ से अगर हम 20वीं सदी के बारे में थोड़ी बातचीत करें, और फिर हम बौद्रिया के की अवधारणा, बौद्रिया के चिंतन पर बात करेंगे। मित्रों, 20वीं सदी एक अपने आप में एक बड़ी अबूझ पहेली की तरह हम देख सकते हैं। हम देखते हैं कि 20वीं सदी की शुरुआत 1917 की रूसी क्रांति से होती है, और उसके ठीक पहले 14 में विश्व युद्ध। और यह जो विश्व युद्ध था, यह एक तरह से पूरी दुनिया में, खासकर यूरोप में, जो सत्ता का असंतुलन विकसित हुआ था। और इस सत्ता के असंतुलन के पीछे क्या था? इस सत्ता के असंतुलन के पीछे साम्राज्यवाद था, साम्राज्यवादी लोभ और लालच। और इस साम्राज्यवादी लोभ और लालच के पीछे क्या था? इस साम्राज्यवादी लोभ और लालच के पीछे ज्ञान, तर्क और औद्योगिक क्रांति थी। यानी यह जो औद्योगिक क्रांति से उत्पन्न ज्ञान और तर्क था, और उस ज्ञान और तर्क के रास्ते जो विज्ञान था, और उस विज्ञान के रास्ते जो एक तीव्र गति का उत्पादन था, और उस तीव्र गति के उत्पादन के लिए जो जरूरी कच्चा माल था, जो कि एशिया और अफ्रीका के मुल्कों में उपलब्ध था, जिसके लिए साम्राज्यवाद रचा गया, और उस साम्राज्यवाद की बंदरबाट को सुनिश्चित करने के लिए प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया। तो हम देख सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध को औद्योगिक क्रांति से जो परिवर्तन शुरू होता है, वहां से वो एक जो वर्ल्ड ऑर्डर है, जो विश्व का जो संतुलन है, वह डिस्टर्ब होता है, और वहां से प्रथम विश्व युद्ध की जो का संघर्ष शुरू होता है। और इसी प्रथम विश्व युद्ध के समानांतर 17 में रूस में क्रांति होती है, और वहां एक बोल्शेविक सत्ता, मार्क्सवाद की सत्ता की स्थापना होती है। और यह एक पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी जीत थी, और 20वीं शताब्दी की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक 1917 की रूसी क्रांति। लेकिन उसके बाद, जैसा कि हमने सुबह की कक्षा में जो चर्चा हुई थी, कि पूंजीवाद हर निश्चित अवधि के बाद एक आर्थिक मंदी में फंसता है, और यह इस आर्थिक मंदी के मूल में, इस आर्थिक, एक मिनट,
इस आर्थिक मंदी के मूल में अत्यधिक उत्पादन का तर्क था। यानी चीजें इतनी उत्पादित कर दी गई थी कि उनको खरीदने वाला कोई नहीं था, और इसलिए पूंजीवाद ने 28 में एक महामंदी का शिकार हुआ। और इस महामंदी में आप देखेंगे कि पूरी दुनिया में एक भयानक संकट पैदा हुआ। और अगर आप याद करें तो चार्ली चैपलिन ने वह जो फिल्म बनाई थी वो इसी पर आधारित फिल्म थी, और जिसमें वो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि एक आदमी है जिसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो यह जो और तमाम कलाएं आर्थिक मंदी को लेकर बहुत सारे फिल्म, बहुत सारी कविताएं, उपन्यास, तमाम तरह की चीजें लिखी गई। ग्रिप ऑफ रेथ जैसा उपन्यास लिखा गया। लेकिन यहाँ से पूंजीवाद के सामने एक प्रश्न आया कि क्या वह इस तरह की जो आर्थिक मंदी है, इसका कोई जवाब उसके पास है? क्योंकि मार्क्स की जो पॉलिटिकल इकोनॉमी का सिद्धांत था, उसके रास्ते पूंजीवाद और पूंजीवादी देशों के अर्थशास्त्रियों ने इस बात को समझा कि वे अगर इस आर्थिक मंदी को नहीं रोकेंगे तो जैसा कि मार्क्स ने कहा था, पूंजीवाद अपने ही बोझ तले नष्ट हो जाएगा। यानी जो अ, वस्तुएं उत्पादित की जा रही हैं और अत्यधिक मात्रा में उत्पादित की जा रही हैं, अगर उनके खपत को सुनिश्चित न किया जाए, उनके उपभोग को सुनिश्चित न किया जाए, तो हर निश्चित अवधि के बाद पूंजीवाद एक खास तरह के आर्थिक संकट में फंसेगा। और हो सकता है किसी एक संकट में इतना इतना बड़ा परिवर्तन और अंतर्विरोध इतना गहरा जाए कि पूंजीवाद का सारा जो सिस्टम है, जो सारा चक्र है, वही ध्वस्त हो जाए। तो यहाँ से बहुत सारे पूंजीवाद से संबंधित अर्थशास्त्रियों ने इसके लिए नए तरह के विकल्प की तरफ सोचना शुरू किया। और यहीं से हम देखते हैं कि एक नई परिकल्पना, यानी अगर हम 1600 से एक बदली हुई दुनिया की चर्चा बार बार कर रहे थे, तो यह 1950 के बाद एक नई दुनिया की चर्चा हम आगे करने जा रहे हैं। लेकिन इस आर्थिक मंदी का एक दूसरा प्रभाव आया, वह है द्वितीय विश्व युद्ध। और द्वितीय विश्व युद्ध ने वर्चस्व और लूट और एक खास तरह के फांसीवाद को जन्म दिया। और हम देखते हैं कि ये अपने आप में अजीब सा विरोधाभास है कि जिस जर्मनी में 1818 में मार्क्स का जन्म हुआ, उसी जर्मनी में लगभग 100 साल बाद हिटलर का अभ्युदय होता है। हिटलर नई नई ताकत के रूप में उभरता है। ये अपने आप में बहुत बड़ी विडंबना है। और यहाँ से मार्क्सवाद को लेकर नए सवाल, नए संकट सामने आने लगे कि आखिर मार्क्स ने जैसा सोचा था, मार्क्स ने जैसा कहा था, दुनिया उस दिशा में, उस रास्ते आगे क्यों नहीं बढ़ रही है। आप देखेंगे कि इस पूरी प्रक्रिया, यह जो 1600 के बाद का की जो दुनिया है, उसको अगर हम देखें तो वह एक बिंदु पर जाकर रुकती है, या एक बिंदु पर जाकर उसमें क्रमभंग पैदा होता है। मेरी समझ से वह बिंदु है 1945 में अमेरिका द्वारा गिराया गया परमाणु बम। और आप 1600 से लेके 1945 तक का जो पूरा समय है, इसको एक क्रम में आप देख सकते हैं। 1945 के बाद, यानी परमाणु बम विस्फोट के बाद का जो विश्व है, यह एक दूसरा विश्व है। और यहाँ से एक नए युग, एक नए समय और एक नई परिपाटी विकसित होती है। और मार्क्स का जो सारा सिद्धांत था वह भौतिक उत्पादन को लेकर था। यानी भौतिक उत्पादन का अर्थ यह है कि बाजार में श्रमिक अपना श्रम बेचता है, और पूंजीपति उस श्रम को खरीदने के लिए पैसा अदा करता है, और श्रमिक को उस उत्पादित की गई वस्तु, जो वस्तु वो निर्मित करता है, उस वस्तु का एक बहुत छोटा सा हिस्सा, एक छोटा सा अंश उसे मिलता है। और धीरे धीरे वह अपने ही श्रम के द्वारा अपनी मृत्यु की ओर पहुंचने लगता है।
लेकिन यहाँ पर जो दिलचस्प बात है वो ये है कि श्रम और वस्तु, ये दो महत्वपूर्ण चीजें हैं। श्रम और वस्तु मिलकर पूंजी का निर्माण करते हैं। यानी अगर मान लीजिए एक लकड़ी का टुकड़ा है तो वह वस्तु है, और एक श्रमिक के पास उसको एक कुर्सी में बदलने के लिए श्रम है, तो श्रमिक का श्रम और वो वस्तु दोनों मिलकर एक नई चीज का निर्माण करेंगे जिसकी बाजार में कीमत होगी। बिना वस्तु के श्रमिक के श्रम का कोई अर्थ नहीं, और बिना श्रमिक के वस्तु का कोई अर्थ नहीं। यानी श्रम और वस्तु मिलकर किसी पण्य को या किसी खरीदे जाने वाली चीज को या किसी मूल्यवान चीज को बनाती थी। यह 1945 तक की दुनिया के बारे में है, जिसको मार्क्स ने पॉलिटिकल इकोनॉमी से लगातार समझाया और पूंजी जैसा महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा। यहाँ पर दो चीज की बात करें, वो है उपयोग और विनिमय मूल्य। और किसी भी चीज को का जो उपयोग है वो उसके उपयोग मूल्य के बाद विनिमय मूल्य यानी जो एक्सचेंज वैल्यू है उसका निर्माण करती थी। और मार्क्स ने कहा कि उपयोग मूल्य के द्वारा विनिमय मूल्य यानी एक्सचेंज वैल्यू का निर्माण होता है। यानी अगर मैं बात करूं कि कोई पूंजीपति है और वो जंगल से या किसी दूसरी जगह से बड़े बड़े लकड़ी के लट्ठे खरीद कर लाता है, या उन लकड़ी के लट्ठों को लाने के लिए पैसा इन्वेस्ट करता है, और फिर उन लकड़ी पर काम करने के लिए वो श्रमिकों को खरीदता है, और उन श्रमिकों के श्रम के द्वारा उस वस्तु का निर्माण होता है, और फिर उसमें एक मुनाफा जोड़ता है, और उसके बाद वो एक्सचेंज वैल्यू के तहत फिर वो बाजार में बिकने के लिए जाता है। तो ये एक सीधा साधा अर्थशास्त्र था जिसके तहत चीजों का क्रय और विक्रय हो रहा था। लेकिन 1945 के बाद अर्थशास्त्र इसी तरह से नहीं रह गया। दरअसल यहाँ पर एक जो बड़ी समस्या आई वो मार्क्स के, जैसे हमने सुबह बात की थी कि मार्क्स के आधार अधिरचना की जो अवधारणा थी, यह बात लगातार ध्वनित हुई कि मार्क्स ये कहना चाह रहे हैं कि आधार से ही अधिरचना का निर्माण हो रहा है। लेकिन क्या अधिरचना भी आधार का निर्माण कर सकती है? यह सवाल फ्रैंकफर्ट स्कूल के चिंतकों ने पूछा। यानी बेस अगर सुपरस्ट्रक्चर का निर्माण करता है तो क्या सुपरस्ट्रक्चर भी बेस को प्रभावित कर सकता है? और अगर ऐसा है तो फिर मार्क्स के आर्थिक सिद्धांत, जो आर्थिक परिवर्तन के जो सिद्धांत हैं, वह उस सवालों के दायरे में आ जाए। यहाँ पर बौद्रिया जैसे चिंतकों ने एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप किया, और वह यह कि मार्क्स के सामने जो समाज की अवधारणा थी वो वर्गों में बटे हुए समाज की अवधारणा थी, जहां श्रमिक के पास खरीदने के लिए कुछ नहीं है और पूंजीपति के पास उसके श्रम को खरीदने के लिए अकूत पूंजी है। अगर इस समीकरण को थोड़ा बदल दिया जाए, यानी श्रमिकों को थोड़ा सा अगर उनके पास पैसा मिल जाए, अगर उनके पास कुछ क्रय शक्ति विकसित हो जाए, तो फिर जो बाजार में जो सामान निर्मित हो रहा है उस सामान के उपभोग का एक नया तंत्र, एक नया रास्ता, एक नया दृष्टिकोण विकसित किया जा सकता है। और यह जो समाज में परिवर्तन यानी वर्गों में बटे हुए समाज के भीतर नए तरह के की वर्ग चेतना या एक विकृत वर्ग चेतना का विकास, यानी मार्क्स जिस तरह से वर्गों में बटे हुए समाज को देख रहे थे और वर्ग में बटे हुए समाज की जो वर्गीय भूमिका थी जिसके तहत वे वर्ग संघर्ष को सुनिश्चित मान रहे थे, उसमें बौद्रिया जैसे समाजशास्त्री प्रश्न उठाते हैं और वे सवाल उठाते हैं कि आखिर उपभोग के रास्ते क्या इस समीकरण को, इस प्रक्रिया को बदला नहीं जा सकता। मित्रों, बौद्रिया फ्रांस के समाजशास्त्री हैं और उनका जन्म 1927 में हुआ, और वो किसान परिवार में पैदा हुए और उनके यहाँ कोई पढ़ने लिखने की बहुत परंपरा नहीं थी, और इसलिए बौद्रिया कभी अकादमिक जगत से जुड़ नहीं पाए। बावजूद इसके ये माना जाता है
कि जिन 2-4 चिंतकों के चिंतन की वजह से पूरी दुनिया में उत्तर आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है, तो उसमें बौद्रिया का नाम महत्वपूर्ण है। और हम बौद्रिया के चिंतन पर आने से पहले एक बात की तरफ और इशारा करें कि 1968 में फ्रांस में जो छात्र आंदोलन होता है, उस छात्र आंदोलन को हम एक तरह से मान सकते हैं कि वह आखिरी राजनीतिक कार्रवाई थी। उसके बाद दुनिया में उस तरह से कोई राजनीतिक कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि राजनीतिक कार्रवाइयों का एक द्वंद्व एक झूठ रचा गया। और बौद्रिया जैसे चिंतकों ने जो खारी युद्ध हुआ उसको लेकर भी एक बौद्रिया ने किताब लिखी कि क्या सचमुच कोई खारी युद्ध लड़ा गया। यानी उनका कहना था कि दुनिया के बाजार को प्रभावित करने के लिए एक झूठ मूठ का युद्ध रचा गया, जिससे दुनिया के तमाम बाजार प्रभावित हुए और खरीद बिक्री का एक नया तंत्र रचा गया। इस तरह के अनेक उदाहरण हम वर्तमान और अपने ठीक आज के समय से भी देख सकते हैं कि जब भी दुनिया में एक तरह की मंदी आती है, तो दो देश युद्ध करने लगते हैं और उन दो देश के युद्ध के अभिनय से बाकी विश्व में एक भय का वातावरण बनाया जाता है और उस भय के वातावरण के परिणाम स्वरूप हथियारों को खरीदने का एक तर्क विकसित किया जाता है। और वो जो सामान्य लोग हैं उन देशों के, जिनके पास खाने पीने रहने शिक्षा रोजगार आदि के लिए चिकित्सा के लिए पैसे नहीं हैं, उनके पैसे को हथियारों की खरीद में इस्तेमाल किया जाता है। और इस तरह पूंजीवाद लगातार पुनरोदय की तरफ अपने आप को नए नए रूप में बचाने की कोशिश करता है। यानी हम ये कहना चाह रहे हैं कि 1945 के बाद का जो विश्व है और जो पूंजीवाद है, उसके सामने यह प्रश्न था कि जो वस्तुएं उत्पादित हो रही हैं उनको बेचने, उनके उपभोग का क्या कोई नया तर्क, नया नई मेथोडोलॉजी विकसित की जा सकती है। बौद्रिया का चिंतन इसी उपभोग की नई तकनीक के इजाद को ध्यान में रखकर है। यानी मार्क्स ने जो सोचा था, मार्क्स ने जिस बात की तरफ इशारा किया था, वह है किसी वस्तु में दो तरह की चीज उपयोग, उत्पादन और श्रम। उत्पादन और श्रम मिलकर वस्तु का निर्माण करते थे। बौद्रिया ने कहा नहीं, उत्पादन श्रम के साथ साथ एक तीसरी चीज को जोड़ना पड़ेगा, वह है उपभोग। यानी वस्तुओं का जो संसार है वह उत्पादन, श्रम और उपभोग के रास्ते विकसित हो। उपभोग की अवधारणा को समझाने के लिए बौद्रिया जिस समाजशास्त्री का जिक्र करते हैं वो है आंद्रे बेतल। आंद्रे बेतल ने कहा कि उपभोग दो तरह के हैं, एक वह है जो अनिवार्य उपभोग है और एक वह है जो अतिरिक्त उपभोग है। अनिवार्य उपभोग वो है जिसके बगैर हम जीवित नहीं रह सकते, जैसे हमारा खाना। अगर हम एक निश्चित मान में, निश्चित परिमाण में अगर भोजन नहीं करेंगे तो हम मर जाएंगे। यानी वो हमारे लिए अनिवार्य उपभोग की वस्तु। इसी तरह घर की जरूरत हो सकती है, कपड़े की जरूरत हो सकती है, चिकित्सा की जरूरत, ये तमाम तरह की चीजें अनिवार्य उपभोग है। लेकिन इसके अतिरिक्त यह हो सकता है कि हम एक दूसरे तरह के उपभोग में शामिल हों, वह है अतिरिक्त उपभोग। खाने पीने के बाद हमारे सामने दुख और सुख की परिकल्पना रची जाती है और फिर हम एक नए तरह के उपभोग में जाते हैं। जैसे हो सकता है कि एक आदमी का पेट पूरी तरह भरा हो और उसके बाद उसके सामने एक आइसक्रीम का विकल्प दिया जाए। अगर वो आइसक्रीम नहीं भी खाएगा तो उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके जहन में ये बात आएगी कि आइसक्रीम उसे सुख तक ले जाएगा। तो यह जो उपभोग है यह अतिरिक्त उपभोग है। इस अतिरिक्त उपभोग को समझाने के लिए आंद्रे बेतल विवाह का उदाहरण देते हैं। जैसे विवाह या जन्मदिन या कोई इसी तरह का कोई आयोजन को आप याद करिए, उसमें जो हम गिफ्ट देते हैं वह एक अतिरिक्त अतिरिक्त उपभोग की प्रक्रिया है। आप जानते हैं कि वास्तव में गिफ्ट देने वाला हर व्यक्ति यह उम्मीद लगाकर गिफ्ट देता है कि उसे इससे अधिक महत्वपूर्ण गिफ्ट वापस मिलेगा। यानी यह जो तोहफे देने की प्रक्रिया है, ये वास्तव में दूसरे पर इस बात का एक तरह से ताकत जताने की प्रक्रिया है
कि हम इससे अधिक चीज डिजर्व करते हैं। और यहाँ से वस्तुओं के लेन देन जिसका कोई अर्थ नहीं है, और इस वस्तुओं के लेन देन को किसी अर्थशास्त्र से नहीं समझा जा सकता। दुनिया का कोई तर्क नहीं बता सकता कि हम किसी को अगर 5,000 रुपए का गिफ्ट देंगे तो उसके बदले में हमें 6,000 मिलेगा या 7,000 मिलेगा। इसको किसी अर्थव्यवस्था से नहीं समझा जा सकता। तो यह जो अर्थव्यवस्था से छिटक कर आया हुआ अर्थशास्त्र है, जो पूंजी है, उसे हम समाज की गति की, समाज की संरचना से समझ सकते हैं। और यह जो अतिरिक्त का उत्पादन है, यहाँ से वस्तुओं के रास्ते सामाजिक संबंध का एक नया समीकरण, एक नया दायरा, एक नई दृष्टि विकसित होती है। और जब गिफ्ट लेने वाला व्यक्ति यह महसूस करता है कि सामने वाले पर उतना ही उससे अधिक ताकत जमाने के लिए उसे उससे अधिक महत्वपूर्ण गिफ्ट देना होगा। और इस तरह दोनों इस बात को धीरे धीरे उत्तरोत्तर इस बात में चले जाते हैं कि ताकत जमाने का तरीका, ताकत को एक्सर्ट करने का तरीका दरअसल वस्तुओं के संसार में अपनी आजमाइश है। यानी जो जितना महत्वपूर्ण वस्तुओं का संचय करेगा वो उतना महत्वपूर्ण होगा। बौद्रिया कहते हैं कि पहले का मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ, पहले मनुष्य मनुष्यों की दुनिया में रहता था, यानी मनुष्य की दुनिया दूसरे मनुष्यों से संपूर्ण होती थी। लेकिन आज के मनुष्य का जो संसार है वो वस्तुओं के द्वारा पूर्ण होता है। और पहले अगर हम याद करें तो मनुष्य प्रकृति के साथ था और प्रकृति और मनुष्य मिलकर एक समाज की संरचना बनाते थे। यानी मनुष्य, प्रकृति और समाज का एक त्रिकोण था जहां तीनों एक दूसरे को प्रभावित करते थे। लेकिन धीरे धीरे मनुष्य, प्रकृति और समाज के त्रिकोण को मनुष्य और वस्तु के एक खास तरह के द्विआयामी संबंध ने बदलना शुरू किया। और यहाँ पर मनुष्य वस्तुओं के संसार में घिर गया, यानी हर तरफ उसके आसपास वस्तुएं हैं। बौद्रिया कहते हैं कि पहले मनुष्यों ने वस्तुओं की मृत्यु देखी होगी, अब वस्तुएं मनुष्य की मृत्यु देख रही। और धीरे धीरे मनुष्य जब वस्तुओं के बीच रहने लगता है, जैसे कि आप जानते हैं कि अगर कोई आदमी जंगल में रहे तो वो उस जानवर की तरह होने लगेगा। इसी तरह जब मनुष्य वस्तुओं से घिरा रहता है, वस्तुओं के बीच रहता है, तो वो उसका वस्तुकरण बहुत तीव्र गति से होने लगता है और उसके भीतर वस्तु की चेतना विकसित होने लगती है। और यहाँ से उसके भीतर वस्तु की चेतना का अर्थ है यांत्रिकता और जड़ता का विकास होने लगता है। अब यह जो वस्तुओं की चेतना की बात बौद्रिया कहते हैं, वह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। यानी मनुष्य के भीतर वस्तु की इच्छा, और वस्तु का अर्थ कुछ भी हो सकता है, वह सिर्फ टीवी और फ्रिज नहीं है। वस्तु का अर्थ कि जैसे मान लीजिए कि अगर मैं फलानी जगह घूमने जाऊंगा तो मेरा मूड ठीक हो जाएगा, यह भी एक वस्तुकरण है। यानी खुशी या सुख किसी बाहरी चीज में मौजूद है। इसको आगे समझाते हुए फूको बताते हैं कि वस्तु के साथ मनुष्य का जो संबंध है, दरअसल उसके पीछे एक नए तरह का विलगाव है। मार्क्स के विलगाव पर बात हमने 19वीं सदी के विलगाव पर हमने अभी सुबह की क्लास में बात की थी। अब एक नए तरह के विलगाव की बात बौद्रिया लेफेब्रे एक दार्शनिक थे, उनके हवाले से करते हैं। बौद्रिया लेफेब्रे इस बात को कहते हैं कि आरंभ में मनुष्य की पहचान, श्रमिक की पहचान उसके औजारों से होती थी। मतलब अगर कोई बढ़ई है तो उसके औजार बताएंगे कि वह बढ़ई है। राजमिस्त्री है जो मकान बनाता है तो उसके हाथ में जो औजार होंगे वो बताएंगे कि वह राजमिस्त्री है। और इसी तरह कोई दर्जी होगा और कोई पेंटर होगा। यानी ये सारे जो व्यवसाय हैं, ये सारे जो पेशे हैं, ये उसमें काम आने वाले औजारों से पहचान में आते हैं। यानी बढ़ई गिरी के लिए जो औजार इस्तेमाल में आएंगे, उन औजारों से कोई घर नहीं बना सकता। तो जो श्रमिक की पहचान थी वो उसके औजार थे। लेकिन
जब उत्पादन की गति बहुत तेज होने लगी और बड़े बड़े कारखाने बनने लगे और उन बड़े बड़े कारखानों में नए नए तरह की मशीनें आने लगी, तो यह जो श्रमिक का वैशिष्ट्य था वह नष्ट होने लगा। और यह बहुत संभव है कि किसी एक बड़ी मशीन पर 20 मजदूर खड़े हों और एक मजदूर अपने जीवन के 30 साल से लगातार वो एक ही जगह खड़ा होकर उस बनने वाली चीज में एक पेच कसता हो। यानी जो आरंभ में एक व्यक्ति जब एक पूरा सामान, आप याद कीजिए कि जो सामंती दौर था उसमें एक कुम्हार एक घड़ा बनाता था और वह उसकी अपनी संपूर्ण कृति थी। लेकिन जो 20वीं शताब्दी के बड़े बड़े कारखानों से जो सामान निकल के आया, उस सामान पे एक छोटी सी चीज भर उस श्रमिक द्वारा है जिसको देख सकना भी संभव नहीं है। यहाँ से अपने किए गए श्रम के प्रति जो मजदूर है, जो श्रमिक है, वो बिलगाव महसूस करने लगता है। यानी पहले जो मार्क्स का जो बिलगाव का सिद्धांत था वह था कि उस वस्तु के निर्माण के बाद श्रमिक यह महसूस करता है कि इस वस्तु का कोई भी अंश उसे प्राप्त नहीं हुआ और लगातार वह उस वस्तु से अपने आप को अलग होता पाता है। और यहाँ से एक बिलगाव की बात मार्क्स ने कही। लेकिन लेफेब्रे कहते हैं कि जो 20वीं सदी में जो नया बिलगाव है वह दरअसल वस्तु के निर्माण के पहले से ही है। यानी फर्ज कीजिए कि अगर हम मारुति कंपनी की बात करें तो जहां 54 सेकंड में एक कार का निर्माण हो रहा है और 8 घंटे काम करने वाला मनुष्य बता सकता है, श्रमिक बता सकेगा कि क्या उसने किस किस कार में क्या काम किया। और धीरे धीरे उस पूरी निर्माण प्रक्रिया में वह चेतना विहीन होने लगता है और ऐसे चेतना विहीन मनुष्यों को वस्तुओं के संसार में, एक जड़ वस्तुओं के संसार से जोड़ना बहुत आसान होने लगता है। और यहाँ से उस श्रमिक के भीतर यह बात विकसित की जाती है कि उसे आनंद या उसे अपने समय को खपाने के लिए जो 8 घंटे के बाद का समय है वह समय उसके लिए आनंद का समय है और उसे कुछ पैसा देकर कोई अपने दिन भर की कमाई का कुछ हिस्सा देकर उस समय के आनंद को खरीदना चाहिए। और यहाँ से उसे उपभोग की एक नई प्रक्रिया में वो संलग्न हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसको उस समय में उपभोग के बगैर वह प्रसन्न या खुश नहीं रह सकता। इसके लिए बौद्धिया एक दूसरा उदाहरण देते हैं और वह ये देते हैं कि यूरोप के देशों के सुदूर में जो मूल निवासी थे, जो मिलेनेशिया के लोग थे, वो जब हवाई जहाज से गोरे लोगों के यहाँ हवाई जहाज को उतरते हुए देखते थे, वो नहीं जानते थे कि ये हवाई जहाज क्या है। तो उनको लगता था कि गोरे लोग जो प्रसन्न हैं, खुश हैं, उसका कारण ये हवाई जहाज है, ये कोई तस्तरी है जो प्रसन्नता की तस्तरी है और ये सिर्फ गोरे लोगों को प्राप्त है। किसी दिन अगर ईश्वर मेहरबान होगा, ईश्वर प्रसन्न होगा, तो वह तस्तरी उनके यहाँ भी उतरेगी और उनको भी प्रसन्नता मिल जाएगी। एक फिल्म हास्य फिल्म आई थी, गॉड मस्ट बी क्रेजी, और उसमें इस कॉन्सेप्ट का, इस अवधारणा का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन सवाल ये है कि क्या सचमुच इस तरह की कोई प्रसन्नता जीवन में आती है या यह सिर्फ एक उस प्रसन्नता का एक छद्म है, एक झूठ है, एक फरेब है। या कुछ कुछ उस मोबाइल की तरह है जिसमें आप आज रियलमी का C1 खरीदिए तो कल आपको बताया जाएगा कि अब यह मोबाइल कॉम्पिटेंट नहीं है, अब यह काम में कारगर नहीं है और आपको नया वर्जन खरीदना होगा। और हम कभी इस तरह का सवाल नहीं पूछते हैं कि अगर यह सामान जो है या कॉम्पिटेंट नहीं है या उपयुक्त नहीं है तो हमें हमारे साथ यह छल क्यों किया गया। इसके विपरीत हमें लगता है कि अगर हम उस नई वस्तु की तरफ नहीं पहुंचेंगे तो हमारा जीवन अर्थहीन हो जाएगा। और यहाँ से हमारे भीतर वस्तुओं के उपभोग की नई चेतना, आप देखिए तमाम तरह के जैसे फ्रिज बनाया गया और 50 साल तक एक तरह का फ्रिज चलता रहा, अचानक से उस फ्रिज में एक नया दरवाजा बना दिया गया और फिर धीरे धीरे बाजार ने यह तर्क विकसित किया कि अब आप
डबल डोर फ्रिज रखेंगे, तभी आप समाज में प्रतिष्ठित और महत्वपूर्ण हो सकेंगे। इसी तरह वॉशिंग मशीन है, इसी तरह टेलीविजन है, इसी तरह एसी है और तमाम तरह की चीजें। और एक दूसरी चीज कि आज से 100 साल पहले वस्तुओं के खपत के आधार पर वर्गों का निर्धारण होता था। भारत जैसे देश में कुछ वस्तुओं को मानक मान लिया गया था, जिनके आधार पर वर्ग की बात की जाती थी। यानी कोई व्यक्ति अगर एसी, टीवी, फ्रिज रख सकता है तो वो इस वर्ग में आएगा। कोई व्यक्ति अगर साइकिल रख रहा है तो वो इस वर्ग में आएगा। लेकिन जब आपके फोन पर एक मैसेज आता है कि आप 1 रुपए देकर स्कूटर ले आ सकते हैं घर में, या आप 999 रुपए देकर इस वॉशिंग मशीन को ले आ सकते हैं, तो वह वर्ग की जो वास्तविक चेतना है उसको एक छद्म में बदलने लगती है। और यहाँ से वर्गों का कंसेप्ट, वर्ग की अवधारणा जो है वो धूमिल होने लगती है और खपत की अवधारणा केंद्रीय होने लगती है। बौद्धिया इस बात को कहते हैं कि जो मार्क्स ने जो सिद्धांत दिया, उस वह सिद्धांत इस समय के लिए अपर्याप्त सिद्धांत है, क्योंकि वस्तु का जो उपयोग मूल्य है, विनिमय मूल्य है, उसके ऊपर एक तीसरे तरह के मूल्य ने आधिपत्य कर लिया है। और वह तीसरा मूल्य जो है वह है वितरण मूल्य। अब इस यहाँ से एक दूसरी चीज की तरफ हम इस वितरण मूल्य से समझे कि जो एड एजेंसीज हैं, जो समाचार माध्यम हैं और जो प्रचार माध्यम हैं, हम क्या बता सकते हैं कि किसी वस्तु में, फर्ज कीजिए अगर हमने कोई टूथपेस्ट लिया, तो टूथपेस्ट की अगर कीमत 100 रुपए है, तो 100 रुपए में क्या कोई बता सकेगा कि जो एडवर्टीजमेंट है उसकी कीमत क्या है? हमें नहीं पता उस 100 रुपए में कितनी कीमत हम एडवर्टीजमेंट के लिए पे कर रहे हैं। तो यहाँ से एक नए तरह की समस्या, एक नए तरह की दिक्कत पैदा होती है। और ये इस बात को बताता है कि जो अर्थशास्त्र का पुराना सिद्धांत है वह अपर्याप्त रह गया है। बौद्रिया के इन उपभोग की अवधारणा को समझने के लिए हम कुछ उदाहरणों से अगर अपनी बात रखें तो मेरे ख्याल से वह ज्यादा स्पष्ट होगा। जैसे आप 1990 के आसपास दूरदर्शन पर कुछ खास तरह के विज्ञापन दिखाए जाते थे। जैसे उनमें से एक विज्ञापन था लक्स साबुन का। लक्स साबुन का विज्ञापन देखने में यह लग सकता है कि और ये अपने आप में सोचने वाली बात है कि उन दिनों 10 रुपए का मिलने वाला वह साबुन इतने विज्ञापन के लिए पैसे कहाँ से जुटा पाता था। और जो 90 से 2000 के बीच जो सिने तारिका सबसे महत्वपूर्ण होती थी वो उसमें अभिनय करती थी। लेकिन क्या वह आप में से संभव है कि कुछ लोगों ने उस एड को देखा होगा? क्या आप लोग याद कर पा रहे हैं उस एड को? तो आप अगर उस एड को याद करें तो उसमें सिर्फ साबुन का विज्ञापन होता था, लेकिन वह साबुन के अतिरिक्त और बहुत सारी चीजों को बेचने का विज्ञापन होता था। उसमें एक बहुत सुंदर सुसज्जित स्नान घर और उस स्नान घर के बहुत सारे अप्लायंसेस भी होते थे। ऐसा लगता था कि दरअसल हम उस विज्ञापन में उस साबुन को देख रहे हैं। लेकिन एक दूसरी छद्म खिड़की होती थी जो हमारे चेतना में प्रवेश करती थी, और उस साबुन के बहाने हमने एक नए तरह के बाथरूम, एक नए तरह के स्नान घर की परिकल्पना एक सामान्य मध्यवर्गीय मनुष्य के भीतर प्रवेश करने लगी। और उसके 10 या 15 साल के बाद हिंदुस्तान जैसे शहरों में भी इस तरह के स्नान घर सामान्य लोग बनाने लगे। तो ये कहना कठिन है कि क्या लक्स का विज्ञापन जो विज्ञापन के लिए खर्च कर रहा था वो क्या उसी साबुन पर ही उसकी सारी कीमत अदा हुई, या उसके बाद जो एक
खरीद का अटूट श्रृंखला है, खरीद की जो अटूट श्रृंखला है वहां तक वह उसको ले गई। या इसी तरह अगर आप किसी मॉल में जाएं, और हम मॉल के उदाहरण पर फिर आएंगे, लेकिन अगर आप किसी मॉल में जाएं तो क्या आपने कभी सोचा है कि मॉल में जो चीजों का क्रम है वह क्रम कैसे निर्धारित किया जाता है? दरअसल वह क्रम जो है वह हमारे भीतर चीजों को खरीदने की नई इच्छा के को नियंत्रित करने और निर्धारित करने का क्रम है। आप जब एक चीज खरीदते हैं तो उससे लगी हुई दूसरी चीज आपको दिखाई देती है, और उससे लगी तीसरी चीज। हम में से कई लोगों ने निजी बातचीत में इस तरह की बात कही है कि जब वो मॉल जाते हैं तो वो अगर 100 रुपए का सामान खरीदना चाहते हैं तो वो 500 रुपए का सामान खरीद लेते हैं। यह जो 400 रुपया है, इसको ठीक ठीक अर्थशास्त्र से नहीं समझा जा सकता। यह दरअसल वह खुशी है जिसकी चर्चा आंद्रे बेतल करते हैं, जो अतिरिक्त मूल्य है। तो यहाँ से एक नए तरह के उपभोग की बात बौद्रिया करते हैं। एक दूसरा उदाहरण इसी तरह बौद्रिया उपभोग की जो बात कहते हैं, तो कुछ और उदाहरण इस पर विचार किए जा सकते हैं, जैसे टूथपेस्ट। आप देखेंगे कि लगभग 4 या 5 तरह की कंपनियां हैं जो टूथपेस्ट का ऐड करती हैं और लिखती हैं कि 99% डेंटिस्टों द्वारा आजमाया गया टूथपेस्ट। फर्ज कीजिए अगर हम इसको स्वीकार कर लें और भारत के संदर्भ में स्वीकार करें, तो क्या 99%, अगर 4 कंपनी 99% है, तो यह जो तकरीबन 400% है, ये कहाँ से आए हुए लोग? लेकिन हम ये नहीं पूछते यहाँ पे ये जो बोला जा रहा है, झूठ का कोई अ, अर्थ है या नहीं। दरअसल हम हमारे भीतर वस्तु को इस तरह आरोपित कर दिया जाता है कि हम तर्क की उस चेतना से विरक्त होने लगते हैं और एक नए तरह के बेलगाम में पहुंचने लगते हैं, और हमारे भीतर ये बात बिठाई जाती है कि अगर इस टूथपेस्ट का इस्तेमाल हम करेंगे तो हमारे लिए बेहतर होगा। दुनिया की हर चीज किसी न किसी तरह का झूठ रचती है। वो यह बताती है कि आप इस चीज को का इस्तेमाल करिए, आपका जीवन बेहतर हो जाएगा। और उसका एक पूरा समाज शास्त्र है। यह बात बिठाई जाती है कि आपको अगर फलाने से मित्रता रखनी है तो आपके पास इस तरह का फोन होना चाहिए, इस तरह का चश्मा होना चाहिए, इस तरह का की छड़ी होनी चाहिए। यानी एक तरह से जो हमारी सामाजिकता है, जो हमारे सामाजिक संबंध हैं, उसका निर्धारण, उसका नियंत्रण वस्तुओं के द्वारा किया जा रहा है। और वस्तुओं के द्वारा निर्धारित और नियंत्रित होते हुए हमारे भीतर भी वस्तुओं का एक संसार, वस्तुओं का की एक दुनिया धीरे धीरे विकसित होने लगती है। और हमारा जो सेल्फ है, जो लगातार चीजों के प्रति रिएक्ट करता है, प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, वो प्रतिक्रिया व्यक्त करना बंद कर देता है, और हमें लगता है कि सिर्फ कंजम्पशन के रास्ते हम हर चीज को, हर तरह की चीज पा सकेंगे। एक दूसरी बात जो मॉल के संदर्भ में यहाँ पर कहनी है, वो ये है कि क्या मॉल एक खास तरह के बाजार है, या इस मॉल के पीछे किस तरह की परिकल्पना काम करती है? बौद्रिया इस बात को रखते हैं कि सबसे पहले जो मॉल बना वो दरअसल दवाई की दुकान थी, और ये कहा गया कि दवाई एक ऐसी चीज है जो हर व्यक्ति को किसी भी समय, किसी भी क्षण उसकी जरूरत पड़ सकती है। वह 8 बजे भी दवाई की जरूरत पड़ सकती है और रात के 2 बजे भी दवाई की जरूरत पड़ सकती है। और ऐसे में व्यक्ति को दवा के लिए तत्पर रहना होगा, और ऐसी दुकानें होनी चाहिए जो 24 घंटे खुले। और दवा की दुकान है तो उसमें आप सेविंग करने के लिए ब्लेड भी रखेंगे और साबुन भी रखेंगे। और जब व्यक्ति दवा की दुकान पे पहुंचेगा और उसे याद आएगा कि सेविंग करने के लिए ब्लेड और साबुन भी लिया जा सकता है, तो वो ब्रेड और दूध और अंडे की मांग भी करेगा। और इस तरह एक दवा की दुकान एक प्रोविजनल स्टोर में बदली, और उसके बाद ये लगा धीरे धीरे कि रात के 2 बजे भी एक आदमी को फ्रिज खरीदने की जरूरत महसूस हो सकती है। और इस तरह 24 घंटे काम करने वाले दुकान तमाम सामान रख सकते हैं।
अपने आप में मॉल इस बात को दर्शाता है या हमारे जहन में बिठाता है कि दुनिया में चीजों की कमी नहीं है, सिर्फ कमी इस बात की है कि हम उसको खरीदें और इस कमी को दूर करें। हर व्यक्ति के लिए रहता था तो दिल्ली में सीपी कनॉट प्लेस के पास एक बाजार है, जिस बाजार में आप जो भी लेटेस्ट एप्पल से लेके किसी भी कंपनी का मोबाइल, अगर वो मान लीजिए 50,000 या 70,000 या 1 लाख का है, तो वो उसी मोबाइल का डुप्लीकेट सब कुछ वैसा ही दिखता है 10,000 रुपये। और दिल्ली में काम करने वाले तमाम श्रमिक मोबाइल को रखते थे और उनको ये लगता था कि 1 लाख रुपए का मोबाइल जब वो 10,000 में खरीद रहे हैं, तो दरअसल वो उसी तरह की ताकत को एक्सर्ट कर पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, जो उस 1 लाख रुपए खरीदने वाली हैसियत के व्यक्ति के पास है। और यहाँ उन्हें लगता था कि उन्होंने वर्गों में बढ़े कि यह जो उनके साथ जो वर्ग भेद है, जो उनके साथ एक निम्न स्तर पर जीने के लिए बाध्य किया गया है, उसको इस नए बाजार ने मुक्ति दिला दी है। और इसलिए हमें आप देखेंगे कि दुनिया के तमाम बाजार कठिन से कठिन समय में भी, अगर पड़ोस में बम भी गिर रहा हो तब भी बाजार गुलजार है। और इसका कारण ये है कि हर व्यक्ति के भीतर अधिक से अधिक खरीदने, अधिक से अधिक पा लेने, अधिक से अधिक चीजों को अपने हिस्से में कर लेने की चेतना बनती गई। और बौद्धिया इस बात को रखते हैं कि इसलिए न तो अब श्रमिक का कोई अर्थ है और न उत्पादक का कोई अर्थ है। जो मूल अर्थ है वह है वस्तु के उपभोग का, यानी उपभोग का जो मूल्य है वही उत्पादन और विनिमय दोनों को तय कर रहा है। यानी यह पूरी प्रक्रिया उलट गई है, उपभोग मूल्य से विनिमय और उत्पादन मूल्य का निर्धारण हो रहा है। ये और इस बात को आगे बढ़ाते हुए बौद्धिया कहते हैं कि यह मार्क्स के पॉलिटिकल इकोनॉमी का अंत है। तो एक दूसरी चीज की तरफ हम जाने की कोशिश करेंगे कि मार्क्स ने जो भौतिक उत्पादन की बात कही, बौद्धिया कहते हैं कि 50 के बाद दुनिया एक गैर भौतिक उत्पादन में लग गई और इस गैर भौतिक उत्पादन ने वास्तव में श्रम का अंत कर दिया। अब श्रम के अंत का क्या अर्थ है? जैसे हम इस बात को समझ सकते हैं कि जब बड़ी बड़ी मशीनें आ जाएंगी, नई नई तकनीकें आ जाएंगी, तो धीरे धीरे श्रमिक जो हाथ से काम करने वाले लोग हैं उनकी लगातार कमी होने लगेगी और उनकी जरूरत कम महसूस होने लगेगी। इसके साथ साथ एक गैर भौतिक उत्पादन की प्रक्रिया भी जो टेक्नोलॉजी के रास्ते विकसित की गई। आप देखेंगे कि 1945 में के बाद जो शीत युद्ध हुआ, उसमें दोनों पक्षों में होड़ लगी हुई थी कि कौन कितनी संख्या में हथियार बना सकता है। लेकिन एक समय के बाद यह महसूस होने लगा इन संख्याओं का कोई अर्थ नहीं। आप एक दुनिया को एक बार ही नष्ट कर सकते हैं, आप 10 बार नष्ट करके कुछ नहीं पाएंगे, क्योंकि 10 बार आप नष्ट कर ही नहीं सकते। तो इस तरह से धीरे धीरे एक नए गैर भौतिक विश्व की तरफ हम बढ़ने लगे। और आज यह जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जो दुनिया बनी है, उसके द्वारा जो उत्पादन है, जैसे मान लीजिए कि मैं अगर आज से 25 साल पहले अगर कहीं एक चिट्ठी भेजता, तो उस चिट्ठी को लिखने के बाद उसे मैं एक डाकखाने में डाल आता और फिर वहां से जो संचार तंत्र है उसमें जो लोग हैं उनकी प्रक्रिया और श्रम के रास्ते वो चिट्ठी धीरे धीरे कुछ दिनों बाद अपने गंतव्य पर पहुंचती। इस पूरी प्रक्रिया में श्रम की प्रक्रिया मौजूद थी और श्रम की मानवीय प्रक्रिया मौजूद थी। लेकिन फर्ज कीजिए कि मैंने उसी चिट्ठी को उसी एड्रेस यानी उसी जगह पाने वाले व्यक्ति को मेल पर भेज दिया, तो क्या यह श्रम, इसमें कोई श्रम लगा? क्या कोई संचार माध्यम इसमें आया जो श्रम की भूमिका निर्धारित करता हो? और यहाँ से गैर भौतिक
उत्पादन की प्रक्रिया शुरू हुई और यह अपने आप में एक नई प्रक्रिया थी। जैसे मैं अगर बिहार के किसी गांव में जाना चाहूं तो मैं किलोमीटर को लेकिन जब मैं ईमेल से एक चिट्ठी वहां भेज रहा हूँ और वैसे ही एक चिट्ठी अमेरिका भेज रहा हूँ और दोनों एक ही समय में पहुंच रहे हैं तो भौतिक दूरी का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। इसी तरह की तमाम भौतिक परिकल्पनाएं धीरे धीरे हमारी चेतना में नष्ट होने लगती और हम एक गैर भौतिक दुनिया में एग्जिस्ट करने लगते और यह गैर भौतिक दुनिया श्रम के अंत की तरफ ले जाती है। अब मुझे याद है कि मेट्रो में जब दिल्ली में मेट्रो की शुरुआत हुई थी तो मेट्रो में टिकट कैसे लेना है, टिकट कैसे स्कैन करना है और फिर उस गेट से कैसे निकलना है, इसमें बहुत से लोगों को समस्या होने लगी और उस समस्या को हल करने के लिए बहुत सारे लोग वहाँ नियुक्त किए जाते थे जो एक एक कर लोगों को मदद करते थे। धीरे धीरे लोगों की संख्या कम होने लगी और आज ये आलम है कि न सिर्फ टिकट काउंटर पर कोई व्यक्ति होता है बल्कि मैन मेट्रो भी चलाए जाने लगे। ये संवाद की दुनिया में एक मानवीय संवाद विहीन दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं और आप इसको इस रूप में समझें कि जब एक आदमी मेट्रो तक आने में देखता है कि ना तो उस वहां पर कोई व्यक्ति है जो उसे टिकट दे रहा है, ना वहां पर जहाँ दरवाजा खुलता है वहां पर कोई व्यक्ति है, तो इस बीच इस पूरी प्रक्रिया में उसके भीतर की मानवीय चेतना इस हद तक क्षरण हो चुकी होती है कि वो मेट्रो ट्रेन में जाकर अपने किसी एक कोने में सिमट जाता है और बगल के व्यक्ति को यह देखता नहीं है कि वो किस कोई व्यक्ति है या वो खुश है, परेशान है, क्या है। यानी जो सामाजिक संवाद है, सामाजिक प्रक्रिया है, उससे धीरे धीरे वो कटता जाता है और उसके सामने सिर्फ एक विकल्प है कि वह वस्तुओं की दुनिया में अटूट वस्तुओं की दुनिया में, अकूत वस्तुओं की दुनिया में डूबा रहे। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि आए दिन हमारे पास ऐसी तस्वीरें आती हैं कि चार लोग बैठे हुए हैं एक जगह और अपने मोबाइल की दुनिया में खोए हुए हैं। तो यह जो एक कंजम्पशन का जो संसार था, इसको एक दूसरे तरीके से बौद्धिया टेक्नोलॉजी के दूसरे रास्ते से समझाते हैं और वो एक उदाहरण देते हैं जिसे वो गिज्मो कहते हैं। अब यह गिज्मो क्या है, इसको समझाने के लिए बौद्धिया कहते हैं कि पहले जैसे हम अगर एक खुरपी की बात करें तो खुरपी का अपना गुण है और वो उसी गुण के कारण हम उसे और वो गुण उसका ठोसत्व है, मतलब। लेकिन फर्ज कीजिए कि अगर एक ही वस्तु कई तरह की चीजों का में इस्तेमाल आने लगा तो उसका ठोसत्व समाप्त हो जाएगा और यह जो वस्तु का और उसकी अपनी चेतना और अपने उपयोगिता नष्ट होने लगेगी। कुछ क्या खींचने के लिए है, क्या यह गीत सुनने के लिए है, फिल्म देखने के लिए है, इसका चरित्र क्या है? यह दरअसल एक गिज्मो है जो वास्तव में कुछ नहीं करता। ये हमारे जहन में यह बात को भरता है कि यह दुनिया की हर चीज कर सकता है और धीरे धीरे हम वस्तुओं के ऐसी दुनिया में आते हैं जिसमें हमें लगता है फिर नहीं है। आप देखेंगे कि उनके भीतर आप उनसे कुछ भी पूछिए, वो एक सेकंड में गूगल करेंगे और आपको बताएंगे कि ये है और धीरे धीरे उनको लगता है कि दुनिया की हर चीज गूगल में मौजूद है। और इसका विपरीत यह हुआ कि जो गूगल में मौजूद नहीं है वो दुनिया का हिस्सा नहीं है और इस तरह वो संसार समाज के बड़े दायरे को नकार देते हैं, अस्वीकार कर देते हैं, उसको खत्म कर देते हैं। तो यह जो गिज्मो की दुनिया है वह एक बहुत भयावह दुनिया है और यहाँ से सामाजिक क्षरण की एक नई प्रक्रिया, एक ऑटोमेशन की प्रक्रिया शुरू होती है। आप देखिए कि
जो कॉल सेंटर्स थे। तो आज से 10 साल पहले बहुत सारे ऐसे कॉल सेंटर्स थे जहां से अगर आप टैक्सी लेना चाहें तो आप वहां पर फोन करते थे और वो आपको बताता था कि टैक्सी है या टैक्सी नहीं है। और आप उसके जवाब पर आप उस पर दरअसल एक मानवीय संवाद की प्रक्रिया थी जिसमें आप उस व्यक्ति के साथ संलिप्त होते थे और यह एक सामाजिक चेतना को विकसित करता था। फर्ज कीजिए कि आपने 2 दिन बाद फिर फोन किया तो अब आपके फोन के लहजे में एक बदला हुआ, लेकिन जब आप एक मशीन से बात करते हैं तो आप किसी भी रूप में उससे जुड़ नहीं पाते और आपके भीतर जुड़ने वाला जो वाली जो चेतना है उसका क्षरण होने लगता है और आप लगातार विरक्त और विलगाव महसूस करते हैं। यह जो नए तरह का विलगाव है वह हमारी चेतना को कुंद करने लगता है। और जब मनुष्य मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, जब हम इस बात को कहते हैं तो हमारे जहन में ये बात होती है कि मनुष्य की सामाजिकता उसे नए अर्थ में मानवीय बनाती है। लेकिन जब आप गैर मानवीय प्रक्रियाओं में उलझते जाते हैं, उसमें आप मुब्तला होने लगते हैं, तो धीरे धीरे आपके भीतर का जो सामाजिक बोध है, आपके भीतर की जो सामाजिक चेतना है, उसका क्षरण होने लगता है। और इस क्षरण के परिणाम स्वरूप आपके भीतर की सामाजिकता नष्ट होती है और फिर मानवीयता नष्ट होने लगती है। और मानवीयता के नष्ट होने का अर्थ है कि आप अधिक क्रूर, आतताई और हिंसक होने लगते हैं। तो यह जो एक नए तरह की सामाजिक हिंसा है वह इस तकनीक के द्वारा धीरे धीरे हमारे भीतर पैवस्त की जाती है। अभी अभी हाल ही में एक नई तरह की खोज हुई है जो ये बताती है कि अगर किसी को पैरालिसिस है तो उसकी जो नस सूखी हुई है उस नस में एक छोटा सा प्रोग्राम इंस्ट्रूमेंट लगा दिया जाएगा जो सेल से चलेगा और उसका कंट्रोल बाहर होगा। और उसके बाद उस कंट्रोल के तहत उसमें अलग अलग तरह के प्रोग्राम हैं। यानी अगर उस व्यक्ति को दौड़ना है तो दौड़ने का प्रोग्राम लगाएगा, चलना है तो चलने की तरफ, और अगर तैरना है तो तैरने की तरफ। क्या ये अभी इसका इस्तेमाल जो पैरालिसिस के मरीज हैं उनके लिए किया जा रहा है, लेकिन क्या यह एक नए मनुष्य की बात नहीं कर रहा है कि कल को कोई मालिक अपने सारे मातहत के भीतर इस तरह का इंस्ट्रूमेंट लगा दे और वह फिर अलग अलग प्रोग्राम से उनको नियंत्रित करने लगे। आप सोचिए यह कितना भयानक और कितना विद्रूप सुधरा। तो यह एक नई चुनौती है, एक नए तरह के समाज की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और इसका बड़ा कारण जो बौद्धिया बताते हैं वह यह है कि हम पूंजीवादी उपभोग की दिशा में बढ़ते जा रहे हैं। वस्तुओं के संसार ने हमारी पूरी चेतना को ग्रस लिया है। वस्तुओं के संसार से हमारी पूरी चेतना अटी पड़ी है। और इसके विपरीत जो सामाजिक संवाद की जो प्रक्रिया है, सामाजिकता की जो प्रक्रिया है, उससे हम लगातार विरक्त हो रहे हैं। तो जो मार्क्स का जो बिलगाव का सिद्धांत था उसको एक वस्तुओं के कंजम्पशन के सिद्धांत से जोड़ते हुए बौद्धिया इस बात को रखते हैं कि अब के संसार में जो सबसे बड़ा सवाल है वो है उपभोग का सवाल। और उपभोग बियॉन्ड द क्लास है। अब आप सोचिए कि एक रिक्शा वाला है जो दिन भर कड़ी मेहनत में रिक्शा खींचता है और जब वो श्रम करता है तो श्रमिक होने की चेतना उसको बराबर उसके भीतर मौजूद रहती है। लेकिन जब वो शाम को 5 बजे लौट कर घर आता है और उसके बाद वो नए सिरे से तैयार होकर पास के मॉल में जाता है तो वो सब कुछ भूल जाता है। और मॉल, आप देखिए, अपने आप में एक जादुई संसार है और तमाम चमकदार और सुंदर चीजों को सरीखे से रखा गया है। और उस रिक्शे वाले को पता है कि वो इन किसी भी चीज को खरीद नहीं सकता, लेकिन वो इनको देख सकता है।
और देखना भी एक तरह का कंजम्पशन है, और जो उसे यह बाजार मुफ्त में दे रहा है। और एक दिन धीरे धीरे इन चीजों को देखते हुए वह इन चीजों के स्वप्न को में डूब जाएगा, और वो जितनी देर स्वप्न में रहेगा अपने वर्ग को भुलाए रहेगा, और यहाँ से उसके भीतर छद्म वर्ग चेतना विकसित होने लगेगी, जो उसकी मूल वर्ग चेतना को कुंठित करेगी। और यह जब मूल वर्ग चेतना कुंठित होने लगेगी और उसकी छद्म वर्ग चेतना उसके ऊपर हावी हो जाएगी, तो कोई एक ऐसा दिन हो सकता है कि वो शीशे और कांच की दुकान में घुस जाए और चीजों को तोड़ दे, बिखेर दे। तो यह जो बिलगाव है, जो हम लुडविग के का उदाहरण, लुडविग आंदोलन का उदाहरण हम सुबह की क्लास में कर रहे थे, जब मजदूरों ने फैक्ट्री की चीजों को तोड़ना शुरू किया। तो यह जो एक नए तरह का बिलगाव है, एक नए तरह के का विध्वंस इस बिलगाव में मौजूद है। और यहाँ से उस श्रमिक के भीतर वर्ग चेतना का विलोप है। तो जो मार्क्स इस बात को कह रहे थे कि अब तक का समाज वर्ग संघर्ष का समाज है, अब तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, उस इतिहास की चेतना में एक खास तरह की समस्या उत्पन्न होती है। और इसलिए बौद्धिया कहते हैं कि दरअसल हम यथार्थ से अति यथार्थ की तरफ बढ़ रहे हैं, वर्ग से भीड़ की तरफ बढ़ रहे हैं, और यथार्थ से अति यथार्थ की तरफ और वर्ग से भीड़ की तरफ बढ़ रहे हैं, और उत्पादन से उपभोग की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यह जो उत्पादन से उपभोग, वर्ग से भीड़ और यथार्थ से अति यथार्थ की तरफ है, यह दरअसल एक नए तरह की सामाजिक संरचना का निर्माण करती है, जो मनुष्य को मनुष्य से काटती है। और ऐसे अनेकों उदाहरण आप देख सकते हैं, जहाँ एक ही परिवार के दो लोग आपस में बात करने के लिए फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं। दरअसल ये बताता है कि आप उस संवाद को भी दरअसल आप एक प्रदर्शन की वस्तु में रखना चाहते हैं। तो यह जो प्रदर्शन का मूल्य है, दरअसल वह एक उपभोग की वस्तु है। तो जो उपभोग की चेतना है, वह लगातार हमारे भीतर जगह बनाती है और हमें नियंत्रित और निर्धारित करने लगती है। इसके बाद दो तीन चीजों की चर्चा और हम करेंगे। इस बीच अगर आपके पास कोई सवाल हो तो आप अभी सवाल पूछ सकते हैं, और फिर हम थोड़ी बातचीत करते हैं, और फिर आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। सर जी, मेरा आपसे एक सवाल है। सवाल ये है कि आजकल के शेयर मार्केट में पूंजी ही पूंजी बनाती है, वहाँ श्रम किस रूप में काम करता है? दरअसल ये जो पूरा नया बाजार है, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। जैसे कि मैंने आरंभ में ही कहा कि जो एक शास्त्रीय मार्क्सवाद था, वो उत्पादन, श्रम और बाजार, इनमें एक क्रमिकता देखता था। यानी जो उत्पादक है वो पूंजी लगाता था, श्रमिक उस पर काम करता था, और फिर एक बाजार था जहां उस चीज को बेचा जाता था। लेकिन इसके बाद एक नए तरह के बाजार का विकास किया गया, जो बिना उत्पादन के, बिना वस्तुओं का बाजार है। और जो शेयर बाजार की आप बात कर रही हैं, दरअसल ये एक मानसिक पूंजी है। जैसे मान लीजिए कि अगर मैंने कोई चीज बाजार में रखी है, और अगर मैंने मान लीजिए कि किसी को कोई सामान दिया है, गिरवी रखा है कोई सामान, और उसको 1000 रुपए उसकी कीमत है, और अगर यह बात फैला दी जाए कि मैं किसी भी तरह उस सामान को खरीद वापस नहीं ला सकूंगा, तो क्या तब भी उसकी कीमत 1000 रुपए रह जाएगी? जिस व्यक्ति ने इसे गिरवी रखा है, वो इस चीज को 700 रुपए में बेच सकता है, 800 रुपए में बेच सकता है। यानी उसकी कीमत सिर्फ इस बात पर निर्भर है कि जो जिसने रखा है उसका मनोविज्ञान कैसे काम कर रहा है। जैसे आप याद करिए, अमेरिका में एक समय में लाखों लोगों को होम लोन दे दिया गया, और ये 2008 में जो अमेरिका में मंदी आई उसकी बात मैं कर रहा हूँ। और अचानक से बैंकों को ये लगा
कि ये लोग जो लोन पाए हैं, जिन लोगों को लोन मिला है, अब वो लोन की अदायगी में सक्षम नहीं है। और यहाँ से धीरे धीरे उन पैसों की का अर्थ बदलने लगा, उन पैसों की कीमतें बदलने लगी और धीरे धीरे पूंजी डूबने लगी। यानी यह जो शेयर बाजार है वह एक छद्म पूंजी का निर्माण करती है। यानी जो चीजों की कीमत नहीं है, जैसे एक मकान अगर शेयर के रूप में है तो वह उसकी कीमत है, वो कल उसकी और कीमत हो सकती है, परसों उसकी कोई और कीमत हो सकती है। यह जो बदलती हुई कीमत है वह दरअसल उपभोग पर निर्धारित है। उसे उपभोग के मूल्य तय कर रहे हैं। अगर उसी मकान को खरीदने वाले लोग 10 हो जाएं तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी, और अगर 10 दिन तक उसका कोई खरीदार नहीं होगा तो उसकी कीमत नीचे आ जाएगी। तो यह जो उपभोक्ता है उस वह तय करेगा उसकी कीमत। और इसलिए पूरी दुनिया में जो आज पूंजीवाद के सामने सबसे बड़ा सवाल क्या है? पूंजीवाद के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि उपभोग की नई तकनीकें इजाद करना। यानी अब जैसे आपको मैं एक उदाहरण दूं कि दुनिया में जो कंपनियां एसी बनाती हैं और एसी से जो गैस निकलता है वही गैस पर्यावरण को में लगातार ओजोन लेयर में छेद करता है। हम जानते हैं इस बात को। और वही कंपनियां आपके रूम में डीह्यूमिडिफायर फायर और आपके प्रदूषण के प्रकोप से बचाने वाली चीजें भी बनाती है। अब ये अपने आप में विरोधाभास है कि जो कंपनी आपके पर्यावरण को प्रदूषित करने का यंत्र बना रही है वही आपको अपने घर में पर्यावरण को बचाए रखने का यंत्र बना रही है। यानी दरअसल वस्तुओं के का इस संसार में कोई संवेदना, किसी तरह का कोई अर्थ नहीं है। मनुष्य के भीतर ऐसा नहीं है। मनुष्य के भीतर संवेदनाएं हैं, मनुष्य के भीतर चीजों का अर्थ है। तो यह जो अर्थ और संवेदनाओं से कटा संसार है, उससे जब मनुष्य लगातार संवादरत होता है तो उसके भीतर भी अर्थ और संवेदनाएं नष्ट होने लगती हैं और वह एक पशु में तब्दील होने लगती है। तो यह एक नई स्थिति है। और मेरे ख्याल है कि आप लोगों ने अभी पिछले दिनों जो वेब सीरीज पर एक शेयर बाजार को लेकर, जो हर्षद मेहता वाले प्रकरण को लेकर एक वेब सीरीज आई थी, संभव है कि आप लोगों ने देखा होगा उसे। और आपने देखा होगा कि कैसे, जैसे अभी एक कोई सीरीज आई और वो इस बात को बताती है कि जो आईपीएल है उसमें जो खेल हो रहा है और जो खेल का टीवी पर प्रसारण है, उन दोनों के बीच में 15 सेकंड का अंतर है। और उस 15 सेकंड के अंतर पर करोड़ों और अरबों रुपए का सट्टा लग जाता है, सिर्फ 15 सेकंड के अंतर पर। तो आप समझ सकते हैं कि पूंजी का संसार उत्पादन के भौतिक नियमों से कितना परे चला जा चुका है। और इसी तरह आप अनेक तरह के गैर भौतिक उत्पादनों की बात मैं कर सकता हूँ, जैसे वो म्यूजिक सिस्टम से लेके तमाम उदाहरण है इसके बारे में। और वो ये सारे उदाहरण ये बताते हैं कि दरअसल हम भौतिक उत्पादन की दुनिया से बहुत दूर आ चुके हैं। और भौतिक उत्पादन के जो नियम थे, जिसको मार्क्स ने पॉलिटिकल इकोनॉमी से समझने और समझाने की कोशिश की थी, वो सारे नियम आज हमारे जीवन में कोई काम नहीं कर रहे। जैसे आप इस बात को बताइए कि फ्लिपकार्ट पर जो मोबाइल 20,000 का बिकता है वो एक दिन 10,000 का बेचते हैं। इससे क्या हम उसके लागत मूल्य के बारे में कोई विचार कर सकते हैं? और यह इसे जैसे मैं आपको इसी तरह एक दूसरा उदाहरण दूं। फर्ज कीजिए कि मैंने ऑनलाइन शॉपिंग से एक जूता खरीदा और उस जूते की कीमत 500 रुपए है। मार्क्स जिस पॉलिटिकल इकोनॉमी के सिद्धांत को रखते हैं उसके तहत जो पूंजी के निर्माण की प्रक्रिया की जो अवधारणा है, उसमें जो वस्तु है उसकी अपनी कीमत है, श्रम की कीमत है और फिर विनिमय मूल्य है। ये तीन चीजें मिलकर उस वस्तु की कीमत निर्धारित कर रहे हैं। लेकिन जब मैं बाजार में जाकर उसे 500 रुपए में खरीदता हूँ तो मैं इन तीन चीजों की कीमत अदा करता हूँ। लेकिन मैं उसी जूते को 400 रुपए में जब ऑनलाइन में खरीदता हूँ तो उसमें कई और लोग जुड़ जाते हैं। उसमें एक बैंक का हिस्सा जुड़ जाता है, इंटरनेट बैंकिंग का। उसमें एक मेरा स्मार्टफोन जुड़ जाता है, उस स्मार्टफोन में लगा हुआ इंटरनेट जुड़ जाता है।
और बिजली कंपनी जुड़ जाती। तो ये जो नए हिस्से हैं और वो 500 की जगह 400 रुपए में पा रहे हैं। और हो सकता है उसी समय आपके फोन पर एक मैसेज आए कि आप फलाना कोड लगाइए तो इसकी कीमत 350 रुपए। तो यह दरअसल हमारी पूरी चेतना में जो एक सहज तार्किकता थी, उस तार्किकता को नष्ट करने का। और इस तरह हमें पता चलता है कि वस्तुओं के संसार को किसी सिद्धांत के तहत नहीं समझा जा सकता। अगर कोई चीज 500 रुपए की है तो कल वो 5 रुपए में मिल सकती है और परसों वो 5,000 रुपए का मिल सकती है। यानी आप अर्थव्यवस्था को लेकर किसी तरह के सिद्धांत या किसी तरह की दृष्टि को निर्धारित ना कर, और इस तरह वस्तुएं एक गैर भौतिक वायवीय दुनिया में प्रवेश करती हैं। लगभग एक नए ईश्वर का जन्म है। वस्तुओं से पहले की दुनिया में जो भूमिका ईश्वर की है, वही वस्तुओं की दुनिया में वस्तु है, वो वही ईश्वर आज वस्तुएं बन चुकी है। तो यह एक नए तरह की का संसार है। जी धन्यवाद जी। एक और सवाल भी हमारे व्हाट्सएप चैट बॉक्स में आया है। सवाल ये है कि जातिगत व्यवस्था के भीतर पेशे पहले से ही निर्धारित है, ऐसे में व्यक्ति किसी दूसरे कारोबार में प्रवेश नहीं कर पाता है। क्या हमारी जाति व्यवस्था बिलगाव के लिए जिम्मेदार नहीं? देखिए, जाति व्यवस्था का जो सवाल है वो खासकर भारतीय समाज में आप देखेंगे कि उसने नए रूपों को अख्तियार किया है। जैसे मुझे कई बार लगता है कि हमारे यहाँ जो जाति को लेकर बातचीत है, वो सिर्फ उसके भौतिक रूप को लेकर बातचीत है, लेकिन जाति का जो एक सवाल मानसिक है। जैसे उदाहरण के लिए जाति को जो सामाजिक संरचना के तहत जो पहचानने की कोशिश की जाती है, वह तो ठीक है, लेकिन अगर सामाजिक संरचना बदल रही है, उसके बावजूद अगर जातियां बनी हुई हैं, तो इसके पीछे कोई दूसरी चीजें काम कर रही हैं, और वह है हमारा चेतन और अवचेतन। हमारे चेतन और अवचेतन में जो जाति की परिकल्पना है, यानी लोगों के खान पान, हाव भाव, व्यवहार, तौर तरीके, उसमें उसमें अनकॉन्शियस रूप में जातियां व्यक्त होती हैं। और इसलिए जातियों का जो प्रश्न है, वह मूलतः समाज के चेतन और अवचेतन से जुड़ा हुआ है। और वह चेतन और अवचेतन को जिस तरह से नियंत्रित किया जाता है, उसमें जो ताकत के संबंध हैं, उन ताकत, जैसे मान लीजिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कहने से हम सब के दिमाग में बहुत सारी चीजें रिफ्लेक्ट करती हैं, अनेक असंख्य चीजें रिफ्लेक्ट करती हैं। यह जो चीजों का रिफ्लेक्शन है हम सबके दिमाग में, दरअसल वो रूप जातियों के असंख्य रूप हैं। और वो असंख्य रूप से संघर्ष के बगैर जातियों का परिवर्तन नहीं हो सकता। अब आप उसमें सवाल को दोहरा दें कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, मैं उसकी बात को उसमें कह पाया कि नहीं। हाँ जी, मेरे जी और कोई सवाल? लगता है कि संवाद समाप्त हो चुका है। तो मुझे अंत में एक दो बात ये कहनी है कि दरअसल बौद्धिया को पढ़ना या बौद्धिया को समझना हमारे नए समय के एक भयानक होते हुए समय को पढ़ना और समझना भी है। और यह नहीं कहा जा रहा है कि मार्क्स ने जो कहा वो चीजें गलत है। दरअसल ये कहा जा रहा है कि जो नया जो समय है, उसमें चीजें, वह एक रास्ता था, लेकिन उस रास्ते से बहुत आगे निकल चुकी हैं चीजें। और मार्क्स ने जिन अंतर विरोधों को पूंजीवाद के बारे में बताया था, लगभग पूंजीवाद का एक बड़ा हिस्सा उन अंतर विरोधों से ऊपर निकल चुका है।
और उसने वर्ग के वर्गों में बटे हुए समाज के जो अंतर विरोध थे, मूल रूप में मार्क्स का कहना एकदम सही है और हम सब इस बात को जानते हैं कि अंतर विरोध समाज में मौजूद है और वर्गीय अंतर विरोध नष्ट नहीं हुए हैं। लेकिन यह कुछ कुछ वैसा ही है कि अगर किसी व्यक्ति को, भूखे व्यक्ति के भीतर यह बात बिठा दी जाए कि वो उसका पेट भरा हुआ है, तो वह भूख के लिए प्रयत्न नहीं करेगा। दरअसल नया पूंजीवाद, यह जो 1950 के बाद का पूंजीवाद है, उसने हमारे भीतर यह चेतना आरोपित करना आरंभ कर दिया है कि समाज में अंतर विरोधों को पार पाया जा सकता है और उसके लिए किसी वर्ग संघर्ष की जरूरत नहीं है। उसके लिए सिर्फ एक चीज की जरूरत है, इतनी चीजें उत्पादित कर दी जाएं कि हर व्यक्ति को चीजें मिल जाएंगी, और जब हर व्यक्ति को चीजें उपलब्ध होंगी तो समाज में कोई किसी तरह का दुख या किसी तरह का संकट या किसी तरह की विपदा मौजूद नहीं रहेगी। इसलिए अंततः उत्पादन की अबाध गति को न रोका जाए और दुनिया की तमाम मशीनरी इस उत्पादन की गति को बढ़ाए रखें और इस उत्पादन की बढ़ी हुई गति को बनाए रखने के लिए उपभोग की नई नई प्रक्रियाएं विकसित की जाए। इसीलिए जब आपको कहा जाता है कि इस एक सामान के साथ दो सामान लीजिए, तो दरअसल वो आपको उपभोग के नए दायरे में घसीटने की एक कोशिश होती है। तो यही बातें मुझे बौद्धिया के संदर्भ में कहनी है। अगर वो लोगों को नहीं कुछ कहना तो फिर हम इसको। सर अभी एक और सवाल जी आया है। जी सवाल ये है, लेफेवेयर की उपभोग संबंधी परिकल्पना पर थोड़ा विस्तार करें। क्या क्या फिर से? लेफेब्रे, अच्छा देखिए लेफेब्रे इस बात जी लेफेब्रे इस बात को कह रहे हैं कि मार्क्स जिस बिलगाव की बात 19वीं सदी में कह रहे थे, दरअसल 20वीं सदी में वो बिलगाव एक नए स्तर पर पहुंच गया है। किस तरह वह नए स्तर पर पहुंच गया है, इसको समझने के लिए यह समझना होगा कि 19वीं सदी में जो उत्पादन की गति थी, वह गति बहुत बढ़ गई। और जैसे हमने शुरू के क्लास में बात की थी कि उत्पादन की गति का बढ़ना दरअसल पूंजीपति के ताकत का बढ़ना है, और वह जितना ताकतवर होगा वह उतनी नई नई बड़ी बड़ी मशीनें लगाएगा, वह उतने वैज्ञानिकों को नियंत्रित करेगा कि वो नई नई चीजें विकसित करें। और फिर जब नई नई मशीनें आएंगी, बड़ी बड़ी मशीनें आएंगी, तो उसमें एक साथ कई मजदूर काम करेंगे, और जब कई मजदूर काम करेंगे तो वह एक ही वस्तु में एक खास तरह का, सिर्फ एक पेच कसने का, सिर्फ एक ऊपर का कोई छत बनाने का, कोई एक ईंट रखने का, कोई एक चादर डालने का, वह तो एक छोटा सा काम करेंगे। और इस तरह उस वस्तु के निर्मित होने के बाद उस वस्तु में उस व्यक्ति के निर्माण का, जैसे मैंने अभी घड़े का उदाहरण दिया था, जब एक कारीगर घड़ा देखता है तो वो प्रसन्न होता है कि यह उसका बनाया हुआ घड़ा है। क्या किसी मारुति कंपनी से निकली हुई कार में कोई श्रमिक बता सकेगा कि उसने क्या किया है? जब वह उस कृति में अपना कोई अंश नहीं देख पाता तो वह वस्तु के निर्माण से पहले ही बिलगाव को पहुंच जाता है। तो 19वीं सदी का बिलगाव था वो वस्तु के निर्माण के बाद, जब उस वस्तु से उस व्यक्ति, उस श्रमिक को कुछ नहीं मिलता, तब वह बिलगाव को पहुंचता था। लेफेब्रे कहते हैं कि वो वस्तु के निर्माण की प्रक्रिया से ही पहले ही बिलगाव को पहुंचता है। तो यह एक नए तरह का बिलगाव है जिसकी चर्चा लेफेब्रे कहते हैं। बौद्धिया कहते हैं कि जब मनुष्य इस तरह के बिलगाव में पहुंचता है तो उसका सामाजिक क्षरण होता है, और सामाजिक क्षरण की इस स्थिति में वो वस्तुओं के अपरिमित संसार का एक नागरिक होना चाहता है, यानी वो वस्तुओं के संसार में डूब जाना चाहता है।